Hello dear friends, today we are going to discuss about fundamental rights. This is lecture number 7 of general knowledge with special reference to J&K as far as the पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। तो दोस्तों हमने 6 लेक्चर्स अभी तक डिलीवर किए हैं और 5 लेक्चर्स उनमें से J&K की जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड साइंस एंड अदर फील्ड्स, उनके बारे में हमने पहले 5 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं और 6th लेक्चर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था और आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 7 जो है ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए that JKSSB has come with a notification advertisement regarding पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट्स। तो हम जिस चीज़ को लेके अभी मेहनत कर रहे हैं वही चीज़ जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो आज JKSSB ने आज नोटिफिकेशन उसके बारे में इशू की है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स का अपना अपना शेयर है इस नोटिफिकेशन में और इसी सिलसिले में हम बहुत टाइम से ये लेक्चर्स डिलीवर करते आ रहे हैं यही सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और हमने इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वो उसके 10 मार्क्स और उसकी PDF बुक भी हमने बनाई है। आप सब फ्रेंड्स से गुजारिश है कि जिन फ्रेंड्स तक अभी वो बुक नहीं पहुंची है वो हमसे राबिता कर सकते हैं। हम उस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है, इसकी भी ई बुक बन रही है आजकल और इसमें भी कुछ दिन लगेंगे और वो ई बुक भी बहुत जल्द तैयार होगी आप लोगों के लिए। और इसमें 30 मार्क्स हैं। J&K जनरल नॉलेज में 30 मार्क्स हैं आप लोगों के लिए। तो 30 + 10 ये 40 मार्क्स हमारे उन बुक्स और इन लेक्चर्स से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आप हमें फॉलो करते रहिए इस YouTube पे और इंशाल्लाह वी होप वी एश्योर यू दैट यू विल सक्सीड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, YouTube लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिलीव मी कि ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स है जो आप कंसल्ट करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ गुजारिशात और अभी तक जो फ्रेंड्स हमारी चैनल पर नए आए हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन फ्रेंड्स से भी गुजारिश है कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 फंडामेंटल राइट्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इंडियन पॉलिटी and this is a very important lecture as far as your syllabus for Panchayat Accountants Assistant is concerned. So here we start. फंडामेंटल राइट्स जो हैं, देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल में 25 पार्ट्स हैं। कितने? 25 पार्ट्स। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बुक की शक्ल में है, एक रिटन फॉर्म में है और जिस तरह एक बुक में चैप्टर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं प्रेजेंटली। और ये फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है ये पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इस पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका कंसेप्ट जो है वो इंडिया ने बोरो किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे वहां पे जो बिल ऑफ राइट्स है उससे इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो बोरो किया। और B.R. अंबेडकर जो है, जिनको हम यूजुअली बोलते हैं कि ये हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते इन्होंने मतलब ज्यादा करीब से देखा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चूंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है
This is the most criticized part of the Constitution. The fundamental rights, as far as they are concerned, they are justiciable in nature. फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिसेबल हैं. जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? ये दो टर्म्स हैं, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल. यहाँ पे जस्टिसेबल का ये जिक्र आया तो हम बता देते हैं आपको जस्टिसेबल क्या होता है. जस्टिसेबल का होता है कि जब उनकी वायोलेशन होती है तो यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. अगर इनकी वायोलेशन हो जाती है इन फंडामेंटल राइट्स की, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं या डिनाई किए जाते हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा के इन राइट्स को रिस्टोर करवा सकते हो. तो कोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है इनके लिए. तो इसका मतलब है कि ये जस्टिसेबल है. These are justiciable in nature. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर वो वायोलेट हो जाए, अगर वो हमसे छीनी जाए तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमें कोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है. लेकिन जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है तो इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं. अगर हमसे वायोलेट की जाती है, ये फंडामेंटल छीन ली जाती हैं तो उस सिलसिले में हम फिर कोर्ट तक जा सकते हैं और कोर्ट में अपनी राइट्स जो हैं वो रिस्टोर करवा सकते हैं. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे. ठीक है, तो जब 26 ऑफ जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया when it came into power, when it came into effect, at that time there were 7 fundamental rights in the Indian constitution, in the original constitution. Now presently if we talk, there are only 6 fundamental rights. What happened to one fundamental right? We will discuss it later. Here is the list of 6 fundamental rights, which 7 fundamental rights in fact. This is the original constitution which contained 7 fundamental rights. ठीक है, ये 7 फंडामेंटल राइट्स उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती थी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 ऑफ जनवरी को जिसने अपना काम स्टार्ट किया, जो इफेक्ट में आया. तो सबसे पहले इसमें राइट टू इक्वालिटी है. हमने कहा अभी आप सोचते होंगे कि हमने अभी कहा कि पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, यहाँ से तो 14 में है, तो 12 और 13 में क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 12 और 13 में क्या डिस्कस किया गया है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से आर्टिकल 14 और 18 से लेके राइट टू इक्वालिटी है. राइट टू फ्रीडम है दूसरा फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 and 25 to 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30. Right to property article 31 and right to constitutional remedies article 32. So this is the list of 7 fundamental rights which were found in the original constitution. ये वो fundamental rights हैं जो 7 fundamental rights इंडिया के original constitution में पाई जाती थी. अब हमने देखा कि 7 fundamental rights थी original constitution में. तो ये जो अब आज हम बात कर रहे हैं कि अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो एक फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ गई. ठीक है, देखिए 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ जो 44th अमेंडमेंट हुआ. ठीक है, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एज फार एज द लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स इज कंसर्न्ड. 44th अमेंडमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. और इस साल क्या हुआ 1978 में, इस साल ये बात हुई कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 31 में गारंटी किया गया था, इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो रिमूव किया गया इसको. ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको रिमूव किया गया 1978 में थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नाउ इट हैज बीन प्लेस्ड एज अ लीगल राइट. अब इसको प्लेस किया गया है एज अ लीगल राइट ओनली. ठीक है, ये एक लीगल राइट है. तो लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट होता है दैट राइट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर लॉ एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय अ पर्टिकुलर लॉ. ठीक है, तो ये लीगल राइट जो है इसको एक लॉ, पर्टिकुलर लॉ रिकॉग्नाइज करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ये अंडर रेस्ट्रिक्शंस होता है. ठीक है, तो ये जो अब राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब एक लीगल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है. और इसको अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A इसको प्लेस किया गया है इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी तक ये पार्ट 3 में था, आर्टिकल 31 में था. ठीक है, लेकिन
और एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300A में है और पार्ट 12 में है। ठीक है, तो 44th Amendment Act of the Indian Constitution of 1978, it is very important as far as the right to property is concerned. So the number of fundamental rights presently in the Constitution, that is 6. Now there are only 6 fundamental rights. तो ऊपर जो हमने 7 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस की, उनमें से राइट टू प्रॉपर्टी को निकालिए तो वहां पे जो 6 फंडामेंटल राइट्स बचती है, तो वो है आज फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द स्टेट जो है इंडिया का, it can impose restrictions on fundamental rights. So we can say that they are not absolute but qualified. ठीक है, तो fundamental rights जो है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये absolute है, यानी कोई भी restriction इन पे नहीं लग सकती, ऐसा भी नहीं है। तो ये absolute नहीं है but qualified है, means ये कंडीशनल है। कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज होती है नेशन में when there is the question of national security, sovereignty and integrity of India, at that time the fundamental rights can be, the enforcement of the fundamental rights can be suspended. So they are not absolute but qualified. तो absolute नहीं है ये मतलब absolutely हमें हासिल नहीं है कि किसी भी मतलब कोई भी हालात हो इंडिया में तो ये छीनी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वार होता है कभी कभी, आर्मड रेबिलियन होता है कभी कभी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं कभी, तो उस टाइम जो है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल्स 20 एंड 21। ठीक है, remaining fundamental rights can be suspended during operation of national emergency. देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो जिन 2 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, ये कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सभी आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 to 35, ये हम सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 20 और 21 में कौन से फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है वो हम अपने टाइम पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी की गई है आर्टिकल 20 और 21 में, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन 2 आर्टिकल्स में जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, उन 2 को छोड़ के बाकी जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें हासिल है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे उन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। एंड व्हेन it comes to article 19, it can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression and not on the grounds of armed rebellion. तो हमें पता है आर्टिकल 352 अगर हमने पढ़ा होगा तो उसमें नेशनल इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, और नेशनल इमरजेंसी हमेशा 3 ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, तो उनमें से पहला ग्राउंड जो है वार है, दूसरा ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन एंड तीसरा ग्राउंड है आर्मड रेबिलियन। तो जब नेशनल इमरजेंसी वार के ग्राउंड पे यानी जंग के टाइम जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, तो खाली उसी टाइम आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 19 वो 6 फ्रीडम्स उस टाइम सस्पेंड की जाती है जब नेशनल इमरजेंसी इन 2 ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जाती है। अगर आर्मड रेबिलियन के ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो तब आर्टिकल 19 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तब आर्टिकल 19 विल रिमेन इंटैक्ट। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, फ्रीडम्स, 6 फ्रीडम्स का जिक्र किया गया है, तो वो 6 फ्रीडम्स उस टाइम अपने हिसाब से रहेंगी, मतलब उसमें कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा। तो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 ग्राउंड्स पे होती है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्मड रेबिलियन। व्हेन national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, at that time article 19 can be suspended. The 6 fundamental rights guaranteed under article 19, they can be suspended. But when it comes to national emergency, declaration of national emergency on the grounds of armed rebellion, at that time the fundamental rights which are guaranteed under article 19 of the constitution, they cannot be suspended.
तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। हम एक एक करके सभी फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम जान सकें कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो ये हम सभी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ये पूरी जो नॉलेज है ये हम गेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से, जहां से शुरू होता है फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल 12 जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है स्टेट को, क्योंकि आगे आप देखेंगे जो भी आर्टिकल्स आगे आएंगे तो वहां पे स्टेट का जिक्र बार बार आएगा। देखिए, हमने स्टेट बहुत बार सुना है कि स्टेट, लेकिन स्टेट में क्या आता है, एज फार एज the state is concerned, we will see here that which are the constituents of this state। तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं इस स्टेट के, ठीक है, कौन कौन सी चीज इसमें इंक्लूड की जाती है। तो स्टेट जो होता है इंडिया में, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड होता है पहले द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 we are talking about the state according to article 12। so article 12 of the Indian constitution defines the state, it defines the state, ठीक है। तो ये स्टेट को डिफाइन करता है और कौन कौन सी चीजें स्टेट में इंक्लूड करनी है वो यहां पे हम जानते हैं इस आर्टिकल 12 में। तो सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और इंडिया का पार्लियामेंट, चूंकि वो भी इसी गवर्नमेंट का पार्ट है, तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये स्टेट में इंक्लूड होंगे। आगे जब हम आगे वाले आर्टिकल्स में स्टेट की बात करेंगे तो आपके जहन में फौरन ये चीज आनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, और वो चीजें हैं जो यहां पर आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की गवर्नमेंट जो है, एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया है। दूसरा है गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये भी स्टेट में आती है। ऑल लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे है इंडिया में, लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, तो ये सब चीजें भी स्टेट में इंक्लूड होती हैं। चाहे लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स एंड जिला परिषद, or whether it is the state level government, state legislature and other organs of the government like judiciary or we can say executive। तो ये सभी चीज़ें जो हैं या जो लोकल लेवल की बॉडीज़ हैं, पंचायती राज बॉडीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, all these are included in the state। and last, other statutory and non-statutory authorities। statutory means those which are established by an act of the parliament, ठीक है। statutory body उसको कहा जाता है जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के जरिए से एस्टेब्लिश की जाए, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है इसके अलावा, तो वो नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होती है। लाइक LIC ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ें जो है ये इस कैटेगरी में आती हैं। तो 4 कैटेगरीज हमने देखी, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट में इंक्लूड होती हैं। गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ब्यूरो, ये जुडिशरी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो लोकल, ऑल लोकल बॉडीज जो इससे नीचे की लेवल जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की लेवल, तो वो चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। और जो other statutory and non-statutory authorities like LIC, ONGC, etc. all these 4 categories they are included in a state। so जब हम आगे स्टेट की बात करेंगे तो आपके जहन में फौरन ये चीज आनी चाहिए कि ये उन ही 4 कैटेगरीज में से कोई कैटेगरी है जो यहाँ पे जिसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेट के बारे में तो स्टेट का मतलब यही 4 कैटेगरीज होंगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। नाउ Article 13, what does this Article 13 say? Article 13 talks about judicial review। Now, what is this judicial review? पहले ये judicial review जानने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। जुडिशियल रिव्यू होता है, देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है या स्टेट लेजिस्लेचर जो है, तो अब हम स्टेट की ही बात करेंगे। जो स्टेट है इंडिया का, जो स्टेट है ये सारा, ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ये स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट जो है इंडिया का, स्टेट जब कोई भी लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट जुडिशरी के पास एक पावर होता है कि वो इस लॉ को चेक कर सकता है वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज according to the fundamental rights of the constitution, is it whether it is inconsistent or in derogation of any fundamental rights of the constitution provided by the constitution। तो ये देखता है जब स्टेट ऑफ इंडिया कोई लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट, ये जुडिशरी का ये काम होता है कि वो देखता है कि क्या ये लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है या उनके खिलाफ है, ठीक है। तो अगर ये चीजें हैं, अगर ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर हासिल है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को ये पावर हासिल है अंडर आर्टिकल 226 दैट दे कैन डिक्लेयर द लॉ नल एंड वाइड। उस लॉ को नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। तो ये होता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशरी इस लॉ को रिव्यू करती है, दोबारा देखती है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। अगर मुताबिक है तो फिर ये लॉ कंटिन्यू होगा, अगर इनके खिलाफ है तो फिर if it is against the constitution, against any of the fundamental rights, then it will be declared as null and void। उस टाइम इस लॉ को डिक्लेयर किया जाएगा void, ये किसी काम का लॉ नहीं है, तो वो लॉ फिर लॉ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू का पावर, और ये जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को हासिल है अंडर आर्टिकल 32, जो हम इसी फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 के बारे में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और हाई कोर्ट को ये पावर जुडिशियल रिव्यू हासिल है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और एक जरूरी आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, ये टर्म है, जो जुडिशियल रिव्यू टर्म यूज की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूज नहीं की गई है, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस नाम से, जुडिशियल रिव्यू के नाम से ये टर्म कहीं पे भी यूज नहीं की गई है। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 13 में ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड। देखिए ये लॉज जो है स्टेट बनाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं तो फिर वो वाइड होंगी, खाली होंगी, उनका कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये डिक्लेयर कौन करेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है या उनके खिलाफ है? ये डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा अंडर आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगा अंडर आर्टिकल 226। तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट्स के पास कि ये किसी भी लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, इसी लॉ को, इसी पावर को कहा जाता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो डायरेक्टली आप कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखेंगे कि ये जुडिशियल रिव्यू की टर्म यूज की गई है, बल्कि इनडायरेक्ट में ये पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को कि वो जुडिशियली किसी लॉ को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो we can say in short that the expression judicial review is nowhere mentioned in the constitution। so friends here we will stop। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम बाज़ाबिता अगले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स हैं जो है वो इंशाल्लाह आर्टिकल 14 से हम राइट टू इक्वालिटी से हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और मेरी एक और गुजारिश है फिर से कि हम इस जे.एंड के जीके की जो ई बुक है वो तैयार कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी। तो जिन फ्रेंड्स को वो चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बगैर हमने इकोनॉमिक्स की भी ई बुक बनाई है, अभी तक जिन फ्रेंड्स को वो नहीं मिली है वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।